नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेल के बारे में है, जमानत के बारे में है। और वो जमानत एक इसके पहले के क्लास में हमने अग्रिम जमानत का क्लास लिया था। ये क्लास जमानती और अजमानती दो अपराधों के बारे में है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो संहिता है, चाहे वो पुरानी संहिता थी CRPC या नई संहिता है BNSS, दोनों के अंतर्गत अपराधों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जमानती अपराध, दूसरा अजमानती अपराध। ठीक है, तो कौन से अपराध जमानती है, कौन से अपराध अजमानती है, इसके लिए जो प्रक्रिया संहिता के तहत जो फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है, पहली अनुसूची दिया गया है, उसका कॉलम 5 के अंतर्गत हमें मालूम चलता है कि ये अपराध जमानती है, ये अपराध अजमानती। ठीक है, जमानती से मतलब ऐसा कोई अपराध होता है जो कि आप उसे अधिकार के तहत आपको संहिता के अंतर्गत या अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, यानी कि अधिनियम एक राइट के तहत आपको जमानत पाने का अधिकार देता है, लेकिन अजमानती अपराध में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये स्थिति नहीं होती है। आपको अधिकार के साथ पाने का राइट नहीं होता है। ये अधिकार आप में निहित न होकर कोर्ट या SHO साहब में निहित हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अपराध। इसके पहले कि हम बेल स्टार्ट करें, बेल की परिभाषा नई वाली संहिता यानी पुरानी वाली संहिता में तो नहीं थी, CRPC के अंतर्गत नहीं दिया गया था, लेकिन ये BNSS के अंतर्गत ये परिभाषा दी गई है, जो कि ये कहती है कि जमानत का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति की विधिक अभिरक्षा से मुक्ति, जो कि या तो सिक्योरिटी के बल पर और प्लस सिक्योरिटी के बल पर की जाती है, यानी कि विधिक अभिरक्षा से मुक्ति को ही क्या कहते हैं, जमानत कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम दो सेक्शन का यहां पर जिक्र करेंगे, जिसे एक में जमानती दिया है, एक में अजमानती। इसके बाद भी कई जमानत के प्रावधान बचेंगे, उसको हम अगले क्लास में हैंडल करेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ आज दो सेक्शन को हम हैंडल करते हैं। तो पुराने वाले आप लोग अच्छी तरह दिमाग में ये बातें होंगी। सेक्शन 436 जिसके अंतर्गत बेलेबल ऑफेंस का प्रावधान था, वही अब नया जो एक्ट है BNSS, उसकी धारा बन गई है 478, जो कि बेल, और किस बेल की बात हो रही है, बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध के बारे में बेल का प्रावधान दिया गया है 478 BNSS में। ठीक है, जहां पर आपको एज ए राइट आप दावा कर सकते हैं कि हाँ, मेरा अपराध हमने देख लिया, प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में देख लिया, कॉलम 5 में, यस मेरा अपराध बेलेबल है, मुझे आप जमानत दो। ठीक है, तो कोर्ट या SHO साहब को जमानत देनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है राइट टू एक्यूज बेल। ठीक है, बेल यानी कि राइट यहाँ पे एक्यूज को मिल जाता है, अभियुक्त को मिल जाता है। और यहाँ पर दो लोग ऐसा कर सकते हैं, एक तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज या SHO साहब जिसे आप कहते हैं, तो वो ऐसा उनको राइट दिया गया है। ठीक है, जब एरेक्ट प्रिपेयर्ड टू गिट, यानी कि जब ये जो SHO साहब हैं, अगर वारंट के बिना, याद रखिएगा, वारंट के बिना अगर किसी अभियुक्त को वो गिरफ्तार करते हैं और उसे थाने पर वो लाते हैं गिरफ्तारी की अवस्था में, तो वो बेल देने के लिए अधिकारी इस BNSS के तहत हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वारंट भी देना। अगर यही काम वो वारंट से गिरफ्तार करते, जैसे किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया हो कि आप इस अभियुक्त को मेरे सामने लाइए, ठीक है, तो अगर वहां पर SHO साहब गिरफ्तार करते हैं, तो याद रखिएगा उनको ये राइट नहीं होगा। राइट उसी कोर्ट को होगा जिसने वारंट जारी किया है, और उस वारंट
के अधीन आप कार्य करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में हम लोग रखना है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी अगर वो करते हैं तो उनको राइट हो जाएगा जमानत देने का। लेकिन अगर वो किसी कोर्ट के अधीन या कोर्ट के वारंट के अधीन अगर गिरफ्तारी करते हैं तो उसी कोर्ट को ऐसा राइट होगा जमानत देने का। लेकिन कभी कभी कोर्ट ये करते हैं कि वारंट में ही जमानत के बारे में वो एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि अभियुक्त अगर इतने रुपए का बॉन्ड भर देता है, इतने अमाउंट का बॉन्ड भर देता है, इतने सिक्योरिटीज देता है, या जिसे आप जमानतदार बोलते हैं, इतने जमानती अगर उसके फेवर में आपको मिल जाएंगे तो आप जमानत दे दीजिए। यानी कि पुलिस अधिकारी उस वारंट के दिशा निर्देशों के तहत उसे थाने पर भी छोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। ठीक है, दूसरी अवस्था, अगर कोर्ट, ठीक है, कोर्ट यानी कि पहला तो एसएचओ साहब, दूसरा कोर्ट में दो प्रकार से अभियुक्त आ सकता है। एक तो उसे लाया जाएगा गिरफ्तार कर, ठीक है, उसे समन वारंट या जिस तरीके से उसे कोर्ट में बुलाया जाए तो आए, क्लियर है, या वो सरेंडर कर देता है। ठीक है, सरेंडर का प्रावधान आप जानते हैं कि सरेंडर का प्रावधान मात्र और मात्र लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में सरेंडर नहीं होता। ये सब कुछ पॉइंट दिमाग में आप लोग भर लीजिए, क्योंकि ये क्लास अगर आप एक एक शब्द को सुनेंगे, कोई फालतू बातें नहीं होती हैं, जो भी होती हैं आपके ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, तो सरेंडर हमेशा लोअर कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में सरेंडर नहीं होता है। तो अगर सरेंडर के जरिए भी अगर अभियुक्त कोर्ट के समक्ष आता है तो कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर सकता है, कर देगा, क्योंकि अपराध क्या है, जमानती है, यहां पर उसे राइट मिल चुका है। ठीक है, तो ये दो लोग ऐसा कर सकते हैं, एक कोर्ट और एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। ठीक है, दूसरी अवस्था ये आते हैं कि वो बेल के जैसे कि बेल क्या होता है, जमानती, यानी कि आपके फेवर में कुछ जमानती आए, ठीक है, उनके द्वारा वो बॉन्ड भरवाया जाएगा, आपके द्वारा तो बॉन्ड भरवाया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक तो बेल के जरिए या बेल के बदले अगर कोर्ट या वो पुलिस अधिकारी चाहे तो बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, यानी कि बिना सिक्योरिटी के, बिना जमानतदार के भी आप भाई, वो तो देखिए जमानत का मेन प्रावधान इस वजह से होता है कि सामने वाले के भागने की आशंका ना हो, वो बाहर जाकर साक्षियों को डरवाए ना, धमकाए ना। ठीक है, तो ये अगर कोई ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पहली बार उससे कोई ऑफेंस हो गया है, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं कि उसे जमानती की आवश्यकता ही हो। वो अगर कोर्ट की नजर में या एसएचओ की नजर में वो क्रेडिबल व्यक्ति है तो उसके व्यक्तिगत बॉन्ड पर भी ऐसा छोड़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है अपीयरेंस के लिए। किया है, सेल यानी कि किया ही जाएगा, किसके संदर्भ में, यस, वो अगर कोई निर्धन व्यक्ति हो, ठीक है, इंडिजेंट व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो, और ऐसा व्यक्ति अगर जमानत देने में असफल रहा है, और असफलता का एक पैमाना यही है कि वो जिस दिन गिरफ्तार हुआ है उस दिन से वो 1 हफ्ते के अंदर अनेबल है, इसलिए जमानत देने के लिए या जमानतदार का प्रबंध करने के लिए अगर इस प्रकार वो 1 हफ्ते का असफल रहा है तो ये माना जाए कि वो व्यक्ति निर्धन है, तो उसे उसके बॉन्ड पर, उसके व्यक्तिगत बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है, और अन्य दशा में मे का, यानी कोर्ट ऐसा कर सकती है अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा 436 या 478(2), ठीक है, ये 478(2) BNSS के विषय में यहाँ पर देखते हैं कि क्या उनको लिखा है। अगर पर्सन बेल के कंडीशन तो जैसे कि मान लीजिए जब बॉन्ड भरवाया जाता है, जब कोई भी बॉन्ड आपको जमानत के भरवाया जाए तो उसमें कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, कि आपको नियत समय पर कोर्ट जब बुलाए आपको हाजिर होना पड़ेगा, या आप बाहर जाएंगे, किसी को डरवाएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, बिना कोर्ट की अनुमति के शहर नहीं छोड़ेंगे, देश नहीं छोड़ेंगे, तमाम तरह की शर्तें
या आप एविडेंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो ये सब तमाम बातें कंडीशन अप्लाई आपको बॉन्ड में ही, बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप जो शर्तें, जो आप जिन शर्तों पर सहमत होते हैं, उन्हीं शर्तों को कोर्ट आपको जमानत देती है, आपको वो रिहा करती है, आपका विमोचन करती है, ठीक है। तो इस स्थिति में याद रखिएगा, उन शर्तों का अगर आपने पालन नहीं किया, इट मीन्स कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया, उल्लंघन कर दिया। एक प्रकार का सिविल नेचर है, वो जो भी बॉन्ड भरा जाता है उसका नेचर क्या है, सिविल है, ठीक है, सिविल नेचर है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी आपने उल्लंघन किया तो फिर वो बॉन्ड भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने उन शर्त, ये प्रूफ हो गया, भाई आपको बुलाया जाएगा कि क्या आपने शर्तों का उल्लंघन किया। अगर प्रूफ हो गया कि आपने शर्तों का उल्लंघन किया तो याद रखिएगा, उस मामले पर, उसी मामले में बेल देने में कोर्ट क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा कि नहीं, भले ये बेलेबल ऑफेंस है लेकिन अब आपको हम बेल देने में क्या है, असक्षम है, यानी कि बेल आपको नहीं देगा। क्लियर है। अगर आप शर्तों का पालन कर रहे हैं, यस आप फ्री रहिए, लेकिन अगर आपने शर्तों का पालन नहीं किया तो बेल देने से उसी मामले में कोर्ट इनकार कर देगी, ठीक है। तो यहां से आपको शर्तों का पालन करना ही पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पेज। अब आते हैं दूसरी धारा 480 BNSS है और पुराना जो संहिता था उसका 437, ठीक है। ये नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में बिल को बताता है। क्लियर है। ये नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। क्लियर है। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि 437 है, ठीक है, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है रीजनेबल ग्राउंड, यानी कि रीजनेबल ग्राउंड क्या है, बेल देने का। क्लियर है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मे बी रिलीज ऑन बेल, यानी कि वो ऐसा कर सकता है। कौन, SHO महोदय और कोर्ट ऐसा कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, कर सकती है, यानी कि ये उसकी इच्छा के ऊपर है कि वो करे या ना करे। क्लियर है। तो किस आधार पर, यहां पर PS यानी कि पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज को भी ऐसा पावर है, मे बी रिलीज ऑन बेल, या कोर्ट को भी पावर है। यहां पर याद रखिएगा, जो ये धारा है 480 BNSS या जो पुरानी धारा है 437, ठीक है, दोनों के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि ये कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पुरानी जो धारा है, आपको याद होगा कि 439 में एक स्पेशल पावर है कोर्ट को देने का बेल। ठीक है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को एक स्पेशल पावर है। वही पावर आपको BNSS के तहत 483 के अंतर्गत दिया गया। 483, ठीक है, 483 में कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को स्पेशल पावर दिया गया है। तो इसी वजह से इस 480 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को हमने हटा दिया है, सिर्फ कोर्ट और PS यानी कि पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज ऐसा अजमानती अपराध में बेल दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एज ए राइट आप दावा नहीं कर सकते। ठीक, इसके कुछ अपवाद है। ठीक है, अपवाद यह है कि यदि ऑफेंस अगर पनिशेबल किससे, डेथ यानी कि मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से। ठीक है, अगर आपने जो ऑफेंस किया है वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से वो दंडनीय मामला है, ठीक है, तो उस अवस्था में याद रखिएगा कि कोर्ट बेल नहीं देगा। ठीक है, अभी अब तक हमने दे सकता है में यूज किया, लेकिन इसमें कोर्ट नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा, किस अवस्था में देगा, आगे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर इस जो अवस्था है
कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में, तो इसमें 3-4 लोगों को इसमें अपवाद में रखा गया है। पहला अपवाद ये है कि ऐसा कोई पर्सन जो 16 वर्ष, ये पुराने वाले शिक्षा में ये था कि 16 वर्ष से नीचे का बालक को तो उसको इन मामलों में बेल मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि अब नए वाले BNSS में बालक की परिभाषा बदल दी गई है। बालक को इसमें कोई एज आपको नहीं दिया गया, सिर्फ बालक शब्द दी गई, ठीक है। तो बालक का अर्थ ये होता है कि ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई चाइल्ड जो कि 18 वर्ष से नीचे का, ठीक है। तो 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति बालक, अगर कोई उसने डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट का कोई अगर ऑफेंस किया है तो उसे कोर्ट बेल दे सकती है, ठीक है। दूसरा, कोई स्त्री हो उसे भी ऐसा किया जा सकता है, बेल दिया जा सकता है। तीसरा, कोई भी सिक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ठीक है, बीमार अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी ऐसा बेल दिया जा सकता है। चौथा व्यक्ति, इन्फॉर्म पर्सन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि शिथिलांग है, विकलांग है, तो उसे भी आप ऐसे मामलों में, जिन मामलों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, उन मामलों में कोर्ट बेल दे सकती है, ठीक है। दे सकती है, देगी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सास है, सास क्या होती है, स्त्री होती है, उसको गंभीर आरोप है, उसने अपनी बहू को आग लगाकर मार डाला, तो क्या उसे बेल देगी? नहीं, उस अवस्था बेल, भले वो स्त्री हो, ठीक है। इसी वजह से हमने कहा कि मेरी यानी बेल दे भी सकती है, बेल नहीं भी दे सकती, ठीक है। तो ये अवस्था पहली अवस्था थी, इसका एक्सेप्शन। दूसरा अवस्था कि वो व्यक्ति क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन उसका है, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन यानी कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है अजमानती अपराध में, उसने एक बार ऐसा कोई काम किया है जिसके अंतर्गत डेथ, मतलब मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजमेंट या कम से कम 7 वर्ष से ऊपर का उसने संज्ञेय अपराध वो कर चुका है, उसकी पूर्व दोष सिद्धि हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दिया जाएगा, क्लियर है। दूसरा, अगर 2 या अधिक टाइम से, 2 या अधिक बार, यहां पर तो हमने आपको बताया कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ऊपर का उसने एक बार पहले ऑफेंस वो कर चुका है और उसकी दोष सिद्धि हो चुकी है, या वो व्यक्ति 2 या अधिक बार 3 से ऊपर और 7 से नीचे कारावास का दंडनीय कोई ऑफेंस हो 2 या 2 से अधिक बार वो कर चुका है, तो उस अवस्था में भी उसे ऐसा जो कोर्ट है वो जमानत नहीं देगी, ठीक है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, ये सिर्फ इसका अपवाद, ठीक है। यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन वाले मामले में जहां हमने आपको 2 यहां पर ग्राउंड बताया, ठीक है। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट को अगर कोई प्रॉपर रीजन दिखाई देता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इस मामले में दिया, लेकिन याद रखना उस रीजन को उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। रीजन को लिखते हुए, और इन मामलों में भी 1 टाइम जो 7 ईयर से ऊपर का ऑफेंस किया हो, या 2 या अधिक बार उसने 3 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष से नीचे का ऑफेंस किया हो, उन मामलों में भी वो जमानत दे सकती है कारण लिखकर, ठीक है। तो ये आपकी अवस्था है। यहां पर देखिए क्या है, नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एक्यूज्ड इज गिल्ट, ठीक है। यानी कि ये कोई यहां पर 437(2) या 482 BNSS के तहत अगर कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि वो व्यक्ति गिल्ट है, किसके लिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो वहां स्थिति यहां पर बदल जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी बाई PS पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज या कोर्ट शैल बी रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि वो विदाउट सिक्योरिटी के आधार पर, बिना जमानतदार के आधार पर उस व्यक्ति को छोड़ सकती है, ठीक है, छोड़ सकती है, अगर इसे इस बात का बाद में मालूम चलता है कि नहीं इसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि इस व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया है, तो इसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 437 से 6
पुराने वाले में, नए वाले में 486, ठीक है, 480 क्लॉज 6 BNSS के में स्पष्ट रूप से लिखा है, पहला ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रायल यानी कि ये तो ट्रायल, यदि मान लीजिए कोई ट्रायल ऐसा है, ठीक है, कोई ट्रायल ऐसा है कि एंड इफ ही इज कस्टडी ड्यूरिंग, मतलब कि मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है, ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट है, वो कोई ट्रायल कर रहा है और जमानती, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले में, याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले में अगर वो किसी अभियुक्त का जो कि अजमानती अपराध के संदर्भ में विचारण उसके समक्ष हो रहा है और विचारण के दौरान वो अभियुक्त लगातार वो मतलब कि कुल मिलाकर उसको आप ऐसे मत समझिए कि जिस दिन पहले दिन साक्ष्य लिया गया, भाई किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त का वो मजिस्ट्रेट विचार कर रहा है और जब प्रथम दिन साक्ष्य लिया जा रहा है, उस दिन से लेकर 60 दिन तक वो विचार अभी समाप्त नहीं हुआ, यानी कि पहले दिन जब साक्ष्य लेने का पहला डेट है, उस दिन से लेकर 60 दिन तक अभी विचार यानी कि ट्रायल अभी समाप्त नहीं हुआ है और उस पूरे अवधि के दौरान वो अभियुक्त अभिरक्षा में रहा है, यानी कि कस्टडी में रहा है, ठीक है। तो वहां मजिस्ट्रेट कारण लिखकर उस अभियुक्त को छोड़ सकता है, यानी कि उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, ठीक है। ये एक पहला ग्राउंड है। इसके अलावा दूसरा यहां पर दिया है 480(7) पर, ठीक है, आफ्टर ट्रायल बिफोर जजमेंट, ठीक है, यानी कि कोर्ट कहने का अर्थ कि आफ्टर ट्रायल यानी कि ट्रायल हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, ठीक है। और दूसरा बिफोर जजमेंट यानी कि जजमेंट के पहले, बिफोर जजमेंट और आफ्टर ट्रायल, ठीक है, यानी निर्णय देने के पहले लेकिन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, वहां पर अगर कोर्ट का ये ओपिनियन है कि ये कोई इसने कोई ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, तो सेल्फ रिलीज ऑन बेल यानी कि उसे बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा बिना सिक्योरिटी के, ताकि जब जिस दिन निर्णय सुनाया जाए उस दिन अभियुक्त आए और अपने जो भी कोर्ट का निर्णय है उसे सुने, यानी कि अब ट्रायल हो चुका, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये दोषी नहीं है, लेकिन जो कि जजमेंट को सुनाया जाना ही है तो भाई उसकी बकायदा दोषमुक्ति तो होगी, तो दोषमुक्ति के दिन तक, चूंकि उसी दिन तो दोषमुक्ति होती है नहीं, ठीक है, पहले एक दिन निर्णय सुनाया जा रहा, अगले दिन सेंटेंस दिया जाता, ठीक है। तो अब जिस दिन उसका फाइनल उसको सुनाया जाएगा दोषमुक्ति का, तो उस दिन तक के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा जमानत पर, जिससे कि वो आए कोर्ट में और उसको निर्णय को सुने, ठीक है। इसके अलावा shall be released on bail unless special reason recorded by magistrate, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए वो जब भी ऐसा मान लीजिए विचार हो रहा है, ठीक है, विचार के दौरान भी ऐसा हो सकता है, विचार के दौरान भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो अपराधी है ये दोषी तो प्रतीक हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसका कोई ना कोई तो गिल्ट है, लेकिन ये अजमानती अपराध इसने नहीं किया है, क्लियर है, यानी कि वो दोषी तो प्रतीत हो रहा है जब भी उसका ट्रायल चल रहा है, जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं उस एविडेंस के आधार पर इतना होता है कि ये कोई अपराध किया है, लेकिन अजमानती अपराध तो बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। तो उस अवस्था में भी कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड है जिस पर जमानत पर अजमानती अपराध के अभियुक्त को भी, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का आरोप लगाया गया है उसको भी जमानत दिया जा सकता है, क्लियर है। इसके अलावा यहां हमने आपको बताया था कि अगर किसी अभियुक्त ने मृत्यु दंड, आजीवन कारावास का अगर वो उसने अपराध किया है, ठीक है, तो उसे जमानत नहीं मिलेगा, 4 लोगों को छोड़कर अभी आपको बताया। तो यहाँ पर आपको एक और प्रोविजन बता दें, जैसे कि मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है या 7 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 7 वर्ष से, तो मृत्यु, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ऊपर के जो मामले होते हैं, तो उन मामलों में जमानत देने से पहले कोर्ट
ये करता है कि लोक अभियोजक को वो सुनता है, ठीक है, उसको भी ऑब्जेक्शन का मौका देता है और ऑब्जेक्शन का मौका देने के बाद वो फिर जमानत के बारे में निर्णय लेता है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 437(3), ठीक है, अब ये बन गया क्या, 480(3)BNS, ठीक है, अंडर BNS ये। और हाँ, यहां पर कुछ आपको स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 6 जो कि राज्य के विरुद्ध ऑफेंस है, 6 राज्य के विरुद्ध ऑफेंस, दूसरा 7 यानी कि ये बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस है, और 17 ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफेंस दिया गया, ठीक है, BNS के तहत। भारतीय न्याय संहिता जो कि पुरानी क्या थी, IPC थी, यहां पर देखिए IPC का चैप्टर अलग था, ठीक है, IPC का चैप्टर 6 है और ये 16 है और ये 17 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चेंज हो गया है, ये चैप्टर 6 हो गया है राज्य के विरुद्ध, ये 7 मानव शरीर के विरुद्ध ऑफेंस और 17 संपत्ति के विरुद्ध ऑफेंस, ठीक है। तो ये 480(3)BNSS ये कह रहा है कि BNS की ये इस चैप्टर के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, ठीक है, कोई भी अपराध किया है, तो याद रखना यहां पर उसके साथ इम्पोज कंडीशन यानी कंडीशन इम्पोज किया जा सकता है। याद रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं, सशर्त जमानत, ठीक है, सशर्त जमानत, ये आपको आ सकता है, ठीक है। अगर सशर्त जमानत की बात आती है तो नए वाले अधिनियम की धारा 480(3) का हम जिक्र करेंगे, जहां पर सशर्त जमानत का प्रावधान दिया गया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वो व्यक्ति इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत उसने ऑफेंस किया हो, तो ऐसा जमानत सशर्त हो सकता है। शर्त क्या लागू जा सकती है, पहला टू अटेंड यानी कि बॉन्ड में जो अटेंड, कोर्ट अटेंड यानी कि उपस्थित होने का समय पर आप विचार के दौरान उपस्थित होइए, जब कोर्ट बुलाएगा आपको तो उस दौरान आपको उपस्थित बॉन्ड के शर्तों के अनुसार होना है। इसके अलावा सिमिलर ऑफेंस यानी कि आप दोबारा उसी प्रकार का अपराध, समान रूप से उसी प्रकार का अपराध आप नहीं करेंगे। तीसरा, नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंगेजमेंट या थ्रेट या प्रॉमिस यानी कि जो साक्षी हैं उसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसे डराएंगे नहीं, उसे लालच नहीं देंगे, उसे धमकी के अधीन नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर साक्षी को तोड़ने का या साक्षी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अदर नेसेसरी करें यानी कि अन्य न्याय संगत वो शर्त भी ऐसा लाद सकता है। क्लियर है? इसके अलावा 437(4) यानी कि 480(4) यहाँ पर जो भी बड़े में हमने लिखा है वो नए वाले अधिनियम की धाराएं हैं, ठीक है। तो 480(4)BNS की तरफ से यानी बेल पर रिलीज करने से रीजन रिकॉर्ड यानी कि ये आपके लिए अनिवार्य है कि अजमानती अपराध के संदर्भ में कोई भी अगर आप बेल देते हैं तो उसका रीजन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो ऊपर का कोर्ट है उसको चेक कर सकता है कि आपने किस आधार पर अजमानती अपराध में बेल दिया है, ठीक है। इसी वजह से ज्यादातर लोअर कोर्ट अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है, तुरंत बेल को क्या कर देते हैं, खारिज करते हैं कि जाओ हाई कोर्ट। क्लियर है? तो ये तरीका भी गलत है भाई। आप मजिस्ट्रेट है, आपको भी रीजन दिखाकर आपको बेल देने का राइट है, तो आप रीजन दिखाइए, लेकिन रीजन दिखाने से पता नहीं क्या उनको दिक्कत है, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट खुद के द्वारा बेल को नेसेसरी यानी कि यहाँ पर 485 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जिस व्यक्ति को हमने अजमानती अपराध के संदर्भ में बाहर किया है उसके कोई शर्तों का पालन नहीं किया है, कुछ तमाम बातें, ठीक है, तो उस अवस्था में याद रखिएगा कि वो बेल को खारिज कर सकता है, बेल को कैंसिल कर सकता है और उस व्यक्ति को कह सकता है कि अब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, यानी कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने उपस्थित करना होगा, ठीक है।
तो ये आपको जमानत के बारे में मुख्य मुख्य प्रावधान आपको बताया। ठीक है, 2-3 चीजें और आपको BNSS के तहत बढ़ी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा कोई मामला है, ठीक है, जिसमें कोर्ट को लगता है कि नहीं इसे जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए, या वो व्यक्ति श्योर करता है कि आप जब जब मुझे बुलाओगे मैं हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो वहां पर कभी कभी मामूली सा दिखने वाले ऑफिस में पुलिस क्या करती है, जानबूझकर कोर्ट से कहती है कि नहीं अभियुक्त को जेल में अभी आप रखिए क्योंकि सेना के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पर ये अगर अभियुक्त कहता है कि भाई जब भी सेना की आवश्यकता है कि हम आएंगे, ठीक है, अपने आप को छिपा कर रखेंगे, साक्षियों के सामने नहीं आएंगे, तो सिर्फ इसलिए कोर्ट के सामने पुलिस ये आर्गू करती है कि इसे जेल में रखिए क्योंकि सेना के लिए आवश्यकता हो, तो इस ग्राउंड पर उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता, उसे जमानत आप दे दीजिए। ठीक है, दूसरी अवस्था इस नए वाले संहिता के अंतर्गत ये बनी है कि एक बार जब उस व्यक्ति को 15 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है, तो दोबारा उसको पुलिस हिरासत के लिए जमानत उसका कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बहाना कि इसको पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है, कुछ नहीं, इसे जमानत कोर्ट छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ग्राउंड थे जो कि आपको जानना जरूरी था। और फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर, क्योंकि जमानत के और भी कई टॉपिक आपके छूटे हुए हैं, बॉन्ड छूटा हुआ है, तो इन सब के बारे में अलग अलग क्लास के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है मित्रों, ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगा। अब एक नए चैप्टर के साथ मैं फिर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।